Good afternoon, students. Now this is your cyber crime and cyber law class. So now today we have to continue with the last topic that we have covered in the last class, definitions under IT Act 2000. Definitions under IT Act 2000. Last time what we have covered in the last class. So just take a overview. Last class में हम लोगों ने क्या-क्या cover किया है बच्चे देख लेते हैं फटाफट से. हम लोगों ने cover किया था बच्चे history about the IT Act 2000. History क्या है? Now digital signature definitions under the IT Act, there are a lot of definitions like digital signature क्या होता है? तो एक्सेस क्या होता है, एड्रेसी क्या होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये कुछ डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट क्लास में कवर की थी. कंप्यूटर, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर नेटवर्क. अगर आपके कोई भी डाउट हो तो बच्चे प्लीज क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप मुझे डाल के अपने डाउट्स को कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी. प्लस हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था इंटरनेट. इंटरनेट की डेफिनेशन, इंटरनेट का यूसेज, हाउ टू कनेक्ट विद द इंटरनेट. देयर आर 4 मेन वेज जो मैंने आपको समझाए थे. ये लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने कवर किया था. तो आज हम इसके आगे कवर करने वाले हैं बच्चे वेब सेंट्रिक बिजनेस, या जिसे कहा जाएगा वेब बेस्ड बिजनेस. जब मैंने वाइंड अप की थी अपनी क्लास तब उस टाइम पर कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि क्या होता है, और कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ऑनलाइन बिजनेस वेब बेस्ड बिजनेस भी चला रहे हैं. दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हियर फ्रॉम माय स्टूडेंट्स कि वो लोग खुद अपना बिजनेस वेब बेस्ड चला रहे हैं. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका, किसको कहा जाता है, ये थोड़ा सा मैं आज इसमें समझा रही हूँ बच्चे. और इससे रिलेटेड आपके क्राइम्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, वो सब आपको मैं अभी समझा रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है. बिजनेस दैट जनरेट देयर रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम देयर वेबसाइट फॉल इनटू द वेब बेस्ड बिजनेस कैटेगरी. देखिए एक लाइन में मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो इस तरीके का कोई भी बिजनेस जिसका रेवेन्यू डायरेक्टली जनरेट किया जाता है फ्रॉम देयर वेबसाइट. फ्रॉम देयर वेबसाइट मीन्स व्हाट, मतलब अपना वेबसाइट उन्होंने डिजाइन किया हुआ है एंड फ्रॉम देयर वेबसाइट, फ्रॉम देयर ऑनलाइन बिजनेस वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग रेवेन्यू, दे आर गेटिंग अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेब बेस्ड बिजनेस. ना आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि वास्ट लेवल पर स्प्रेड है, क्योंकि लास्ट टाइम जो थोड़ा पीरियड चला हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने अपना जो बिजनेस था उसको वेब पे ट्रांसफ़र किया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. जब अभी भी इस टाइम पर भी जब प्रॉब्लम है, कोविड है, कोरोना, हम लोग बाहर नहीं मूव कर सकते उतना फ्रीली. सो मोस्ट ऑफ द लोग अपना जो बिजनेस है, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, दे आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन. सो आने वाले टाइम में भी इसका स्कोप बहुत अच्छा है. सो मैं कह सकती हूँ कि ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है. ऑनलाइन बिजनेस आप किसी भी तरीके का कर रहे हैं, डिपेंड करेगा कि आप अपना किस तरीके से इसे रन कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितना इसका स्कोप है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस आप दे रहे हैं. तो वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बट अदरवाइज इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. सो अगर मैं एक और इसमें आपको दिखाना चाहूँगी बच्चे, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज दैट आर अडॉप्टिंग this particular concept that is called web centric business to curb the existing inefficiency involved in potentially time consuming tedious tasks. देखिए बच्चे, जब आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, यू हैव अ लिमिटेड एरिया, आप एक लिमिटेड एरिया तक कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको डिलीवरीज प्रोवाइड करा सकते हैं. टाइम होता है, टेडियस लगता है, यू हैव अ लिमिटेड टाइम, आप 24 आवर अपनी शॉप रन नहीं कर सकते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जब आप अपना ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि उसके एडवांटेजेस नहीं है, ऑब्वियसली देयर आर प्रोज एंड कॉन्स विद ईच एंड एवरीथिंग. तो इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ, बट ऑनलाइन के देयर आर सर्टेन अदर एडवांटेजेस. लाइक फॉर एग्जांपल आप 24 आवर रन कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता, आपको कहीं पे रेंट नहीं देना है, आपका जो एरिया टू रीच आपका कस्टमर है वो बहुत वास्ट है. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसका अच्छा स्कोप है. सो
इससे हमारी कॉस्ट भी काफ़ी कट हो जाती है। आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक कर सकते हैं, आपको बीच में किसी इंटरमीडिएटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो जो इंटरनेट है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर दोज पीपल दोज हु आर रनिंग देयर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे पूछे हैं, मुझे रन करना है, सपोज मैं अपना कोई बिजनेस रन करना चाहती हूँ। आज के टाइम में मोस्टली क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक कोचिंग खोलती हूँ ऑनलाइन, तो मेरा ऑनलाइन चल रहा है, तो मेरा बिजनेस ऑनलाइन है, मैं ऑनलाइन टीच कर रही हूँ बच्चों को। तो ये एक तरह से क्या है बच्चे, दिस इज कॉल्ड वेब सेंट्रिक बिजनेस, ठीक है ना। सो ये मुझे क्या क्या अलाउ करता है, मुझे एक सेपरेट पेज नहीं लेना पड़ेगा, मुझे अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको इस पैंडेमिक के टाइम पे मूव नहीं करना पड़ेगा घर के बाहर। वो कहीं भी बैठ के मोबाइल से, लैपटॉप से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दे कैन टेक माई क्लासेस. Even I can teach them very easily with the comfort of my home, like I'm teaching right now to the SOL students. And not for me, even for उन लोगों के लिए भी जिनके पास शायद resources उतने नहीं हैं, but they can start their business online. They just need a computer, a laptop, a network, and internet facility. That's all. So with all these things, I can, even anybody can do their business online. सो ये बहुत हेल्प करता है आपको आपका बिजनेस रन करने में एफिशिएंटली, बहुत जल्दी एंड सिक्योरली। पर आपको बहुत सारे इसमें जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा समझना होगा। सो नाउ such business are typically online retailers offering various products for sale from an online catalog. मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी कोई ना कोई ऑनलाइन सामान ना मंगाया हो या कोई ना कोई ऑनलाइन सर्विस ना ली हो। सो मैं कुछ एग्जाम्पल मेंशन करना चाहूंगी, अगर बच्चों को इसका आइडिया थोड़ा नहीं आ रहा है, सो आप एग्जाम्पल से आई थिंक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल flipkart.com, बहुत सुना है, बहुत एड्स भी देखी होंगी टीवी में। सो वाई दे आर फेमस, for what products, for what services they are famous? They are famous for selling gadgets, books, home appliances, everything. I think clothing, etc. Computer resource, computer के जितने भी parts and everything. I think they are very famous. Now eBay.in, eBay.com, eBay.in, they are worth checking out for everything under the sun. You can understand this term. जो भी आपको चाहिए आपको सब मिलेगा। Then another example is homeshop18.com, bigadda.com, shopping.indiatimes.com. ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे फेमस ऑनलाइन बिजनेस हैं, वेब बेस्ड बिजनेस है, वेब सेंट्रिक बिजनेस है, दोज हु आर वेरी फेमस in a very small period of time. So yes, I can say that web centric or the web based business is very famous. So now these are certain category. I divide the whole business in 2, 3, 4 categories just so to make you understand कि हम लोग कैसे कैसे इनको कर सकते हैं. Like for example, there is a business of consulting. Consulting, you can understand if you need any type of help, any type of consultation. So like in the field of technology, infrastructure, or you can need any type of web tools, or these are, you can say these are not a category, even these are certain things that you can say kind of advantages also. Like for example, these are eco-friendly, these are market recognition. So these are the things that the web centric business offered you. So now with the help of web centric business, you can cut the cost of paperwork, you can do your business online, so there is no need of other things, you can save your wastage, otherwise you need lot of paperwork, बहुत कुछ चाहिए होता है बच्चे. So but through the online business you can save all the cost. Fine. So now there are certain category in which we can divide the online business, like business to consumer, business to business. Even I want to give the example. मैं इन सब का example भी देना चाह रही थी बच्चे, बट क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा शॉर्टेज रहेगा टाइम का, क्लासेस का फाउंडेशन रहेगा, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं, बट फॉर श्योर मैं आपको इसका जो PDF शेयर करूंगी, या जो भी आप अपनी अगर वेबसाइट पे देख रहे हैं SOL की, तो आपको वहां पर इसका एग्जाम्पल मिलेंगे. लाइक देयर इज अ बिजनेस हु डायरेक्टली ऑफर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को दे रहे हैं वो डायरेक्ट, लाइक Amazon है या फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील कर रहे हैं. कुछ बिजनेस होते हैं जो कंज्यूमर से डील नहीं करते, they are dealing with a business, so we can categorize them into the category of business to business. Now another is there is a consumer to consumer. I think this the student can recognize. आपने देखा है कि
इफ यू वांट टू सेल समथिंग, आपका कोई पुराना हो गया है चीज, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ये तो पुराना हो गया, घर में इसकी जरूरत नहीं है, जगह नहीं है, तो आप कहते हैं ना वेबसाइट पे डाल दो, किस पे, OLX पे डालते हैं, OLX पे डाल दो तो ये सेल हो जाएगा एंड हम अपना पुराने सामान से भी पैसे अर्न कर सकते हैं. सो व्हाट दैट्स कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर. अभी बहुत सारी ऐड आ रही हैं कि आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच सकते हैं तो कोई और कंज्यूमर उसको खरीद लेगा. सो यू आर अ कंज्यूमर बिकॉज यू आर सेलिंग, ठीक है, and another is a consumer who are purchasing. So both of you are consumer, but the business, those जो business है आप दोनों के बीच में जो एक link बना रहा है, that is what, that is a online business, fine. Now a consumer to business, there are certain websites जहां पर कंज्यूमर बिजनेस के साथ डील कर रहे होते हैं, बिजनेस को दे रहे हैं अपना पुराना जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी चीजें हैं बिजनेस को दे रहे हैं. नाउ बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, अभी मेरे पास थोड़ा शॉर्टेज रहेगा. सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज kind of e-business, online business, e-business, web-centric business, web-based business. Now these business involve changes in an organization business and functional process with the application of technologies, philosophies and computing paradigm of the new digital economy. देखिए बच्चे, ये बेसिकली आज के टाइम में आप देखिए सब कुछ, मैं बार बार कहती हूँ कि ऑनलाइन हो चुका है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो चुकी हैं एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की नहीं भी थी तो भी होनी पड़ी, क्योंकि हम लोग मूव नहीं कर सकते थे, लॉकडाउन था. बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी, जो लोग इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं थे, साइबर स्पेस से, उन लोगों ने भी इसको सीखा. आप चाहे इसे मजबूरी में कहिए या खुश होकर समझिए, बट आपको समझना पड़ा. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें बेसिकली कहलाती हैं ई बिजनेस. अब इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे एडवांटेज, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि आप इसके थ्रू अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं, आप अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, आपका जो बिजनेस का एरिया है वो बहुत वास्ट हो जाता है, बहुत वास्ट हो जाता है, आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं उन्हें आप बचा सकते हैं, और आपका कस्टमर बहुत दूर दूर तक जो फैला हुआ है आप उस तक आराम से पहुंच सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव एनी फर्दर रिसोर्सेज, लाइक आपको एक बिजनेस खोलना है बट यू आपके पास एक जगह नहीं है, तो आप ऑनलाइन मेथड को यूज़ करके अपना जो बिजनेस है उसे रन कर सकते हैं. सो इसमें आपका बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. आज के टाइम में जब सब कुछ आपका पेमेंट, आपका सेल, परचेज, मार्केटिंग, एवरीथिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. अभी आप बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का आपका ऑनलाइन नया इनिशिएटिव है. लास्ट टाइम तक अभी हम लोग क्या पढ़ते थे, क्लासेस में पढ़ते थे, ऑफलाइन क्लासेस, अभी हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं. तो ये सब चीजें बच्चे आज के टाइम में ऑनलाइन हो रही हैं. सो इट इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट of e-commerce. E-commerce आपने सुना है. And with the help of e-business solution, the companies have succeeded in developing their technology and increasing their turnover. Obviously बात है बच्चे, इससे हमारी जो turnover है वो भी बढ़ रही है. So together the e-business, e-commerce have helped to create a system of application and utilities whereby the money, information, services कैन बी एक्सचेंज वाया द वेब. देखिए बच्चे, बहुत अच्छी लाइन है, आपको यहाँ से समझना चाहिए दैट ई कॉमर्स हैव हेल्प टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज whereby the money, information and services can be exchanged via the web. आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप कोई भी सर्विस शेयर कर सकते हैं, आप मनी भेज सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन, to merge your main business with the e-business strategy. ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही आना है, अगर आपका एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी है तो आप उसको मर्ज करिए, आप ई को भी ई के भी बिजनेस के साथ भी ई बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी है उनको भी अडॉप्ट करिए, सो आपका बिजनेस और ग्रो करेगा. Now these are certain, I want to show these are certain things that we need in the business, like you need business intelligence, customer relationship management, supply chain management. I want to explain, but due to some time shortage. So now the next term that we have to cover is electronic governance. Now what is electronic governance or e-governance?
देखिए बच्चे, नाम देखिए, 2 वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ई तो आप समझ गए ऑनलाइन की बात हो रही है। गवर्नेंस क्या है? ये तो गवर्नमेंट जैसा कुछ है। यस, ई गवर्नेंस इज नथिंग बट अ मीडिएटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच का एक लिंक है। I'm really sorry, I'm little bit unwell. So it is a use of a range of modern information and technologies by government to improve the efficiency and services. जो गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है बच्चे, जो बहुत सारी सर्विस हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वो सारी सर्विसेज को हम अवेल कर सके विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क. Like for example, I can show you, like in 2005, the UN sponsored World Summit on the Information Society defined internet governance. What is the meaning of internet governance or electronic governance? In 2005 ये define किया गया that it is a development and application by government, the private sector, civil society in their respective roles of shared principles, norms, rules, decision-making procedures and programs that shape the evolution and use of internet. वैसे अगर मैं ऑफलाइन होती तो मैं डेफिनेटली बच्चों से पूछती कि आप मुझे बताइए, और आप मुझे अपने क्वेश्चन आंसर बॉक्स में इसका सजेशन दे सकते हैं बच्चे, हमारे इंडिया में कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करा रही है। स्पेशली अभी आपने देखा होगा पीछे कुछ टाइम में बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की हैं जो हमें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप मुझे प्लीज मेंशन करिएगा। थोड़े से एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, आई होप आप बच्चों ने सुना होगा इसके बारे में। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल, ठीक है। अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना तो प्लीज आप इन्हें नोट करिए और आप इसको ऑनलाइन सर्च करिए। आधार का फाइलिंग, आधार का फाइलिंग तो आई होप आप लोगों ने सुना होगा कि आधार कार्ड नाउ यू कैन फाइल ऑनलाइन, नाउ यू कैन पे योर टैक्सेस ऑनलाइन। डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आई होप ये तो सबको पता ही होगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट अब ऑनलाइन करवा रही है। नाउ इंटरनेट गवर्नेंस सेम टर्म है बच्चे, ये कोई अलग से नहीं है। आप सोचे कि इलेक्ट्रॉनिक बोल रही थी मैम, अभी इंटरनेट बोल रही हैं, ये क्या कोई दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। इंटरनेट गवर्नेंस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, इनके फीचर्स क्या हैं? देखिए बच्चे, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है ना ऑनलाइन, जब आप बात करते हैं किसी भी तरीके के गवर्नमेंट रूल्स की, रेगुलेशंस की, तो वो सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना होता है कि आप डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं। यू हैव अ मीडियम दैट इज द इंटरनेट, फाइन। सो थ्रू द इंटरनेट गवर्नमेंट इंटरैक्ट कर रही है विद द सिटीजन, और जो भी उनकी क्वेरीज हैं, लाइक अगर आप एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको आधार कार्ड बनाना है, तो आधार कार्ड बनाने के लिए जो भी चीजें हैं आप अपने सिटीजन को समझाना पड़ेगा, आपको वो फैसिलिटी उन्हें देनी होगी। और जो लोग इन्हें नहीं समझ रहे, जिनके पास नहीं है, उनके लिए भी आपको ऑप्शन देना होगा। सो ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी होती हैं जब हम इंटरनेट गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा बच्चे दैट इट कंसिस्ट of evolving policies and mechanism under which the internet communities, many stakeholders make decision about the development and use of internet. And also it consists of collective rules, procedure, process, programs that shape the social actor, बहुत अच्छी टर्म है social actor, and the shared expectation, practices and interaction. So ये सब कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे, ये आपको समझना होगा कि ये कितना हेल्प करता है हम लोगों को। नाउ नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है that it include agreement about standard, rules, policies, enforcement, dispute resolution procedure, and it is not limited to technical issues only. It include important social, economic, national security issue also. It cover wide range of issue from day to day to the operational working of internet. Fine. So now the next concept मुझे आज cover करना है, ये बहुत important concept है बच्चे। बहुत सारी authorities हैं जो basically
इस टाइप के जो इंटरनेट गवर्नेंस है इनको डील करती है। देखिए बच्चे, जब आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको कुछ अथॉरिटीज को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ेगा सो दैट वो इन सारी चीजों को एक प्रॉपर वे में करवा सके। फॉर एग्जाम्पल लाइक फर्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पर है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, ICANN नाम से शॉर्ट में है। मैं आपको इसका लोगो दिखाना चाहूंगी, हो सकता है किसी बच्चे ने इसको देखा हो। So it is a private sector non-profit organization that is created in 1988 under the contract of the US Department of Commerce. So basically करती क्या है? So it coordinate the domain name system. आप बच्चों ने definitely कंप्यूटर का पेपर पढ़ा है, तो डोमेन नेम आप समझते हैं क्या होता है। डोमेन नेम सिस्टम and internet protocol address, space allocation, protocol identifier assignment, generic and country code, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम ICANN करता है। and the top level domain name system management and the root server system management function also. So ये एक अथॉरिटी है। now इस टाइप की बहुत सारी अथॉरिटीज है जो हम लोगों को इस तरीके का जो इंटरनेट गवर्नेंस है इसमें हेल्प करती है। now नेक्स्ट है आपका इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, दैट इज IANA। आप बच्चे इनको नोट करिए, इनमें से एक क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि डेफिनेटली आपको पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज हैं। देखिए, अगर आप कोई भी नया इनिशिएटिव मार्केट में ला रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट गवर्नेंस चला रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन चला रही है, इंटरनेट की हेल्प से चला रही है, सो आप बिना अथॉरिटीज़ की हेल्प से ये काम नहीं कर सकते। तो ये अथॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ ICANN, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन ऑफ द DNS रूट। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट इनका रोल है। नेक्स्ट है इंटरनेट सोसाइटी। Who is Internet Society? So it is an American non-profit organization। आपको लगेगा मैम इंडियन नहीं बता रही, देखिए बच्चे ये सब चीज़ें ग्लोबल लेवल पर टैकल होती हैं। सो हमें ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ना होगा और इंडियन भी पढ़ना होगा। सो इट इज़ एन अमेरिकन non-profit organization that is founded in 1992 to provide leadership in internet related standard, education, access and policy। बेसिकली क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन? इसका मेन एम है टू प्रमोट द ओपन डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड यूज ऑफ इंटरनेट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो ये डेवलपमेंट में हेल्प करती है, मेंटेनेंस में हेल्प करता है, इवैल्यूएशन, डिस्पेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेट। देखिए, हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। आप बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ा है, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, दीज आर आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइन, आप ऐसे बोलते हैं। सो इसी तरीके से जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं बच्चे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करते हैं सो दैट दे आर बेसिकली डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड सी कि ये स्टैंडर्ड फॉलो हो हर जगह, सो दैट एक लेवल मेंटेन रहना चाहिए। फाइन। सो नाउ नेक्स्ट है इंटरनेट आर्किटेक्चरल बोर्ड। देखिए बच्चे, मुझे लगता है ये काफी बच्चों ने सुना होगा, कंप्यूटर के पेपर में हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। इट इज अ कमिटी ऑफ द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट नाम है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स and an advisory body of the Internet Society, and its responsibility includes architectural oversight of ITF activities, Internet standard. Now next है World Wide Web। ये तो सब बच्चों ने सुना हुआ है, 3Ws बोलते हैं, ठीक है। सो World Wide Web Consortium, it is the main international standard organization for the WWW. In October of 1994, Tim Berners-Lee, the inventor of WWW, founded it at MIT. W3C worked mostly on the standardization of web technologies, and to help come up with the highest quality of standard, W3C uses a community consensus.
Before W3C was created, there were different versions of HTML. सब पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, इफ यू हैव योर पेपर, अदरवाइज स्कूल्स में भी आजकल तो कंप्यूटर्स में HTML, WWW सब पढ़ाया जाता है बच्चे। तो आई होप आप इन सारे टर्म्स के साथ फेमिलियर हैं, अगर नहीं है तो आपको आपके मटेरियल के अंदर इन सब का भी डिटेल मिलेगा। सो नाउ नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO. It is an international standard setting body. These are composed of representative from various national standard organizations. These are founded on 23rd February 1947. I'm really sorry बच्चों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा, बट थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है तो इस वजह से। So its headquarter is in Geneva, Switzerland. And there are 162 countries who are working under this international standard organization. Now the next is the International Telecommunication Union. These are certain authority. I think you can read all of these from your books. Now another is International Electrotechnical Commission. Now the next topic is that I want to cover is cyber jurisdiction. So होता क्या है, मतलब ये बहुत सुना हुआ टर्म है, बट है क्या? तो सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगी जुरिस्डिक्शन को। देखिए बच्चे, हमारे यहाँ कोर्ट है, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है हम क्या बोलते हैं, हम तुझे कोर्ट में देखेंगे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। दैट मीन्स वी बिलीव कि अगर कोर्ट में जाते हैं तो हमारी जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। फाइन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन? द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर अ केस and resolve a dispute, ladai jhagda, that is involving a person, property or any matter that is referred to jurisdiction of that court. So basically आप समझ रहे हैं क्या है jurisdiction का मतलब बच्चे? It is the authority of a court. कोर्ट जो होता है हमारे यहाँ पे, आप देखिए अगर गवर्नमेंट्स के साथ भी कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो भी कहाँ जाती हैं? कोर्ट के पास जाती हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट इट इज द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट केस की सुनवाई करना, एंड अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा है उसको सॉल्व करना, चाहे उसमें किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, किसी पर्सन का है, कोई भी मैटर है, तो वो कोर्ट के दायरे में, कोर्ट की सुनवाई जो होती है उसकी जो लिमिट्स है उसके दायरे में आता है, तो वो कहलाता है jurisdiction. So it is a legislative function of the government to enact laws and judicial or administrative function to enforce those laws. Thus, the principle of jurisdiction followed by a state must not exceed the limit which international law places upon it. ये होता है jurisdiction की definition बच्चे। Now next मैं cover करना चाहूँगी jurisdiction under the IT Act 2000. So ये हमारी कुछ definition, कुछ concept है जो हमारे IT Act ने define किए हैं बच्चे। Now next है आपका international law. देखिए मैं यहाँ पर international बात क्यों कर रही हूँ, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था साइबर की जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, क्राइम, सब कंप्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम, वो ऐसा तो नहीं है कि ये देखेगा कि दिल्ली के अंदर ही करना है या मुझे इंडिया के अंदर ही करना है। वो क्राइम तो आप कहीं भी बैठ के किसी के साथ भी कर रहे हैं ना, तो वो तो इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नेशनल लेवल पे ही होगा या एक लिमिट के अंदर ही होगा, बिकॉज इंटरनेट जब आपके हाथ में है तो आप यहाँ बैठ के वर्ल्ड में किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी की भी इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं, किसी के भी स्टेटस को देख सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्राइम भी बच्चे आपका कहीं का भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली अगर हम लॉ बना रहे हैं तो वो भी हम इंटरनेशनल लेवल ही बनाएंगे ना। हमें ऐसा चाहिए होगा कि अगर यहाँ बैठे हुए किसी के साथ फ्रॉड होता है और वो कहीं वर्ल्ड में दूर बैठा हुआ किसी पर्सन ने किया है, तो हम उसके साथ डील कैसे करें, क्योंकि देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज, आप कंट्रीज की बाउंड्री है, आप उस कंट्री में अगर जाना चाहते हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, तो यू हैव टू बी देयर मस्ट बी समथिंग लॉ, ऐसा होना चाहिए। सो इसलिए हमारे पास है इंटरनेशनल लॉ। सो ये होता क्या है, इंटरनेशनल लॉ बेसिकली गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट. इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स which are legally binding on states in their intercourse with each other, and the rules are not meant only for the state but also for the international organization and individuals. ठीक है, तो ये आपको समझना होगा बच्चे। नाउ इंटरनेशनल लॉ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड
प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। बच्चे अगर आपको कोई भी कहीं भी किसी को डाउट है, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिए। After this topic gets over, I'll take your doubts, question answers, and जो भी आपके issues रहेंगे मैं आपको इसके बाद ले रही हूँ। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फर्स्ट मैंने आपको बताया बच्चे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो रेफर टू एज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एज इट गवर्न द रिलेशन ऑफ स्टेट्स, whereas the private international law is that body of law which comes into operation whenever a municipal court is faced with a claim that contain a foreign element। अभी मैंने आपको यही समझाया बच्चे कि अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और वो फ्रॉड वर्ल्ड में किसी और जगह बैठे पर्सन ने किया है, सो हाउ टू डील विद दैट। सो उसी चीज को समझने के लिए हमने ये सारे लॉज को डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहें कि क्या होता है साइबर जुरिसडिक्शन, सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल जुरिसडिक्शन इनटू द साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में किए जाने वाले क्राइम को रोकने के लिए जो लॉज, जो कोर्ट को अथॉरिटीज दी जाती हैं, कौन करेगा सुनवाई। अब आपने कहा ये क्राइम तो दिल्ली में हुआ है, इसकी सुनवाई तो दिल्ली में होगी, बट ये जो पर्सन है वो तो कहीं और का है, लंदन का है या कहीं का, तो कैसे होगा ये सब। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ होती हैं बच्चे, ये सारी होती है जुरिसडिक्शन इन साइबर स्पेस। Because cyberspace has no physical boundary, it is an ever-growing, exponential, and dynamic space. With a click of mouse, one may access any website from anywhere in the world. ये तो आपको समझ आती है ना। आप यहाँ बैठे, मैं एक माउस की क्लिक से किसी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ बैठे बैठे वर्ल्ड पे निकाल सकती हूँ। मैं यहाँ बैठकर किसी के भी साथ कोई भी क्राइम कर सकती हूँ। सो इन सारी चीजों को समझने के लिए, इन सारे क्राइम्स को रोकने के लिए हमने जो कोर्ट को अथॉरिटी दी है, जो जुरिसडिक्शन बनाया है साइबर का, वो क्या है। Since the website comes with the terms of service, देखिए आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं बच्चे, आपने देखा होगा वहां लिखा होता है टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है ना। टर्म्स ऑफ सर्विस एंड एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर्स, subject to their own domestic laws, ये सब लिखा होता है, which actually bind the user to such agreement। वो वेबसाइट अगर आप एक्सेस कर रहे हो और आप उनको एग्री टिक करते हैं, बहुत बार होता है ना, आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप लिखते हैं एग्री, आई एग्री। सो ये क्या है, एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट वन मे हैव रिकोर्स टू द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। So in case the cyberspace offenses, one may find oneself in the legal, एक लीगल उसमें आप आ जाते हैं कि मेरे को कैसे करना है। तो क्वेश्चन इज नॉट ओनली अबाउट द मल्टीपल, जो यहाँ कुछ और पनिशमेंट है, यहाँ कुछ और लॉ चलता है, फॉरेन में कुछ और चल रहा है, तो करेंगे कैसे, किसके अंदर में हियरिंग होगी, यहाँ के लॉ में या बाहर के लॉ में। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं साइबर जुरिसडिक्शन में। एक मिनट बच्चे बस। ठीक है। सो नाउ कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, द कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम वाज open at Budapest on 23rd November 2001 for signatures, and it was the first ever international treaty on criminal offenses that it committed against with the help of computer network। 2001 में 23rd November 2001 में एक ट्रीटी साइन की गई, that is kind of an international agreement between the countries, so that कि जो भी क्राइम आपके कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से किए जाते हैं उनके अगेंस्ट कंट्रीज एक हो, और उनके अगेंस्ट कंट्री एक हो और वो लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करे, सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसका जो कल्प्रिट है, उसका जो जिसने किया है, वो अगर लंदन में है, यूरोप में है, तो वहाँ की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, और अगर हमारे यहाँ बैठे किसी पर्सन ने किया है तो हम उनको सपोर्ट करें। सो इस टाइप का जो था एग्रीमेंट बेसिकली किया गया। सो द कन्वेंशन डील इन पर्टिकुलर विद द ऑफेंसेस रिलेट टू infringement of the copyright, computer related fraud, child pornography, offenses connected with the network security। शुरुआत में जब हमने किया एग्रीमेंट तो ये बेसिकली कुछ क्राइम थे
जो बेसिकली कॉपीराइट से रिलेटेड थे, कंप्यूटर रिलेटेड थे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी। सो इस टाइप के कुछ क्राइम्स को हमने कवर किया, बट आफ्टरवर्ड हमने काफ़ी सारे इनमें किए। एक बहुत फेमस केस अगर आप बच्चों ने सुना हो, एक ऑफेंस होता है हमारा एक्स्ट्रा डिटेबल, ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेबल करके एक हमारा क्राइम रहता है। So in Daya Singh Lahoria versus Union of India, the Supreme Court observed that a fugitive brought into this country under an extradition decree can be tried only for the offences mentioned in the extradition decree. So ये एक extradition offence भी हमारा रहता है। So the legal provision related to cyber jurisdiction, the relevant provisions relating to cyber jurisdiction in India are Information Technology Act। देखिए बच्चे, इंडिया के अंदर जो हैं काफ़ी सारे हम लोगों के पास प्रोविजंस हैं जो इस तरह के साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी जो कोर्ट की जो हियरिंग होती है वो इन पर्टिकुलर एक्ट के अंडर में होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, देन इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर हम लोगों के यहाँ पर हैं, आप इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। आई होप आप बच्चों के पास ये सारा मटेरियल मिल गया होगा। एंड व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द इंडियन कोर्ट रिगार्डिंग साइबर जुरिस्डिक्शन। बहुत सारे केसेस मैं चाह रही थी यहाँ पर कवर करना, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं कुछ केसेस यहाँ कवर कर पाई हूँ। लाइक अ वेरी लीडिंग केस ऑफ साइबर क्राइम एसएमसी न्यूमेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जोगेश क्वात्रा। ये बहुत फेमस केस है, मुझे नहीं पता बच्चों ने सुना ना हो, बट इट्स अ वेरी फेमस केस। इट्स अ केस ऑफ साइबर डिफेमेशन। इसमें हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने अपना जो ऑर्डर सुनाया था बच्चे, उसमें ये पाया गया था कि जो इसमें जो कल्प्रिट था वो कंपनी की जो इमेज थी वो थ्रू द वेरियस ईमेल्स बहुत सारी ऐसी चीज़ों के थ्रू खराब कर रहा था। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एंड cause of action extend jurisdiction, but a conflicting situation arises where there is no defined regulation at one of the places. For example, the act doesn't provide any provision to catch the internet pornography on foreign website, but only for the sites in India. So यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस भी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम लोगों ने इसे इंटरनेशनल लेवल पर हम इसे नहीं कैच कर पाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ SIL import versus Exim Edix Silk Importer has recognized the need of the judiciary to interpret a statute by making allowances for any relevant technological changes that has occurred. So बहुत सारी restrictions भी होती हैं जब आप इन्हें करते हैं। So इस टाइप के कुछ केसेस हैं जहाँ पर कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका जो प्रॉब्लम रही। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेनेटिव था इस केस में, जोगेश क्वात्रा के केस में, सो ये बहुत सारे मैसेजेस, ऑप्शंस, वल्गर एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करने वाली मेल्स को उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स को भेजा एंड और भी लोगों को भेजा कंपनी के नाम पर। सो मोटिव था बिहाइंड सेंडिंग दीज ईमेल वाज टू रेपुटेशन खराब करना कंपनी का, एंड उसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका नाम खराब करना। सो हाई कोर्ट जो दिल्ली के थे उसने एज्यूम किया कि जुरिस्डिक्शन ओवर अ मैटर ऑफ डिफेमेशन ऑफ रेपुटेशन ऑफ कॉर्पोरेट थ्रू ईमेल एंड एक्सपर्ट इंजेक्शन वाज ग्रांटेड बाय द कोर्ट। सो व्हाट नाउ, ये तो कुछ हुआ, बट अभी भी इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है बच्चे। सो नीड ऑफ द आवर फॉर इंडिया रिगार्डिंग साइबर जुरिस्डिक्शन। देखिए आज के टाइम में जब सब कुछ इतना ज़्यादा ऑनलाइन और साइबर पे होने लग गया, साइबर स्पेस को यूज़ करके साइबर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, सो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की अभी भी रिक्वायरमेंट है। हालांकि लॉ अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए बनाए जा चुके हैं, बट स्टिल अभी भी साइबर क्राइम बहुत तरीके से, बिकॉज यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, यहाँ बाउंडेशन नहीं है, या ऐसा नहीं है कि एक चोर है चलो जी पकड़ लिया वो भाग रहा है, ऐसा नहीं है। आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ से बैठ के कौन कैसे फ्रॉड कर रहा है, क्राइम कर रहा है। सो in the present scenario where the cyber crimes are increasing on an alarming extent, समझ रहे हैं बच्चे, alarming level पे, the present need of the hours is to have a broad based convention dealing with the criminal substantial law. हालांकि IT एक्ट में और काफ़ी चीज़ों में इसको इम्प्रूव किया गया है, बट स्टिल देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स। सो अभी भी बहुत इंडिया में इसका रिक्वायरमेंट है इसको और बेटर बनाने की।
And this is the last topic that I want to cover today. After this particular topic, IT Act 2000 has been finished. So now last topic is P2P network and the copyright industry. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में आपको बताया कि जो सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेडी हुई थी उसमें जो सबसे मेन टॉपिक था वो कॉपीराइट का कवर किया गया था. अभी तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये चीज़ एकदम चेक कर लेते हैं जहाँ भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही होती है कि आपने किसी का मैटर जो है वो कॉपी किया है या कुछ है. ठीक है. सो नाउ इसमें है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव डाउनलोडेड वेरियस P2P सॉफ्टवेयर and are increasingly using them to exchange music, movie, software files. The copyright industry has been giving figures that go to show to show the decline in the sale of copyrighted product, and they cite the reason as internet piracy. Piracy आपने सुनी है, बहुत सारे बच्चे pirated materials देखते हैं. पायरेटेड मूवीज अवेलेबल हैं, पायरेटेड म्यूजिक एल्बम्स है. आजकल तो अगर आपको कुछ भी होमवर्क भी दिया जाए कि चलिए बच्चे आप इसके ऊपर बनाइए, तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है गूगल जाके सर्च करिए, किसी का मैटर को कॉपी कर लीजिए. सो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली बड़ी हार्मफुल है उन लोगों के लिए जिनका ये ओरिजिनल काम होता है. आप उन्हीं के काम को किसी और के नाम के साथ अगर पब्लिश करा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं. So the stake as reported by the industry are definitely high, and the industry points the finger directly at the internet. The industry argue that online piracy eliminates the economic incentive for a business to invest million in the production of movie. एक मूवी बनती है उसमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता है, इतना पैसा लगता है. अगर आप थिएटर पे जाके नहीं देख रहे हैं, म्यूजिक एल्बम को प्रॉपर उसका जो CD DVDs होती है वो अगर आप परचेज नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद रहे हैं और आप उनका पायरेटेड वर्जन देख रहे हैं, तो ये सब उनको उनका जो इंसेंटिव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि पायरेसी को स्टॉप करिए और जेन्युइन मटेरियल को, ओरिजिनल मटेरियल को प्लीज परचेज करिए. सो ये सारी आपकी हमारा IT एक्ट के अंडर में आता है. आई होप आज की प्रेजेंटेशन आपको समझ आई होगी बच्चे. कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपनी क्वेश्चन आंसर बॉक्स में डाल दीजिए बच्चे. मैंने बुक का नाम पहले भी बताया था बच्चे. यहाँ पर हमारे पास साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के, देखिए मैं एक ऑथर का नाम यहाँ लेना नहीं चाहूंगी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ आप SOL की वेबसाइट चेक करिए. हाउएवर यहाँ पर डॉक्टर US पांडे एंड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की एक बुक है बहुत अच्छी, साइबर क्राइम एंड लॉ की. और कोई डाउट है तो बताइए बच्चे. PDF में बार बार आपको बता देती हूँ, PDF के लिए आप मुझसे रिक्वेस्ट मत करिए क्योंकि ऑलरेडी ये मटेरियल आपकी SOL की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है. आपको बार बार कहा जा रहा है CBCS ऑप्शन में जाइए, आपके जो कोर्स है कंसर्न कोर्स में चेक करिए, आपको ये मटेरियल मिल जाएगा. बट बच्चे मुझे तो नाम नहीं पता, मैं कोई ग्रुप वगैरह कैसे बना सकती हूँ, मुझे तो किसी का नंबर नहीं पता है. ओके, मैं आपको कर दूंगी सेंड. मैंने बता दिया है, आप डॉक्टर US पांडे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बुक आप देख सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है. कंप्यूटर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं बच्चे, आप इसको पढ़िए. साइबर क्राइम को आपको बुक और मटेरियल मिल रहा है, कोई इशू नहीं आएगा, आप ध्यान से पढ़िए इसको. आपको फॉर्जरी, फ्रॉड, साइबर फोरेंसिक, हाँ जी बच्चे एडमिशन और एग्जाम से रिलेटेड प्लीज आप अथॉरिटी से बात करिए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. These all the things are related to your cyber crime and cyber law. Yes, sure, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने कंप्यूटर का पेपर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं है, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो है ही, एटलीस्ट आप इतना तो यूज करते ही हैं. अभी भी आप अपना लैपटॉप पे तो क्लास मोबाइल पे ले रहे हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे. आप अपना बिना, अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी आप अपना साइबर क्राइम साइबर लॉ का पेपर आराम से कर सकते हैं. राइटर का नाम मैंने बता दिया है. बच्चे आपने कौन सी बुक ली है प्लीज मुझे नाम बताइए. पूजा, अगर आपने कोई बुक ली है जिसमें ये टॉपिक्स नहीं है तो आप मुझे उसका मेंशन करिए कौन सी बुक ली है आपने, क्योंकि ये आपके टॉपिक सारे, थोड़ा सा आपका सिलेबस में चेंजेस है इस बार, कुछ बहुत माइनर सा चेंजेस है, तो हो सकता है वो चेंजेस की वजह से आपको टॉपिक नहीं मिल रहा. तो प्लीज आप मुझे बुक का नाम मेंशन करिए. ओके, मैं बच्चे कोशिश करती हूँ, मेरे पास ये PPT है, मैं आपको उसका PDF बना के नेक्स्ट क्लास में आपको लिंक जो है आपके क्वेश्चन आंसर बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी. बच्चे ऐसा नहीं है कि सोल की वेबसाइट पे ये मटेरियल नहीं है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ऐसा वहाँ अवेलेबल नहीं है. सवाल ही नहीं है बच्चे, मैंने खुद देखा है ये सारा मटेरियल, तभी मैं आपको बता रही हूँ. ये सारा मटेरियल आपको सोल की वेबसाइट पर मिल रहा है, आप चेक करिए. आप CBCS लिंक खोलिए, वहाँ पर आप अपने ऑप्शन में जाइए BCom में, और वहाँ साइबर लॉ करके आपको दिखेगा, वहाँ है ये.
बच्चे रिकॉर्डेड होती हैं ये हमारी क्लासेस। मुझे एग्जैक्टली अभी तो नहीं पता कि ये रिकॉर्ड करके उन्होंने पोस्ट किए हैं या नहीं, बट फॉर श्योर बहुत जल्दी अगर नहीं हुई है तो आप ये पोस्ट क्लासेस हम लोगों की देख सकते हैं। ये आपको एसओएल की वेबसाइट पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स सेक्शन में दिख जाएगा। बच्चे आपने साइबर क्राइम साइबर लॉ की ही बुक ली है सुशीला मदान या कौन सी लिया, प्लीज चेक करिए। आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक पे तो नहीं ढूंढ रहे हैं टॉपिक, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप चेक करिए। ओके, अगर आपको एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट लग रही है तो डेफिनेटली आई विल मेक अ ग्रुप एंड मैं उसका लिंक आपको बता दूंगी बच्चे। बुक के ऑथर हैं डॉक्टर US पांडे, डॉक्टर उमा शंकर पांडे सर एंड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। लिख लीजिए, और नहीं तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ एसओएल की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, मटेरियल अवेलेबल है। एग्जाम का मुझे कोई आइडिया नहीं है बच्चे, दिसंबर में आपके पास आई थिंक रेशट होनी चाहिए। एसओएल की वेबसाइट चेक करिए। मेरी नेक्स्ट क्लास बच्चे आपको स्केड्यूल मिल गया होगा, आई थिंक डे आफ्टर टुमारो थर्सडे को है, ऑन 18th आपके पास स्केड्यूल होना चाहिए। ग्रुप्स में मैंने देखा है बच्चों के ग्रुप्स में स्केड्यूल पोस्ट है। कौन से क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, कौन से क्वेश्चन चाह रहे हैं आप बताइए मुझे। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए। कोई और डाउट है तो आप बताइए बच्चे। मैंने बुक का नाम आपको बता दिया है, मैं आपको बुक का नाम लिख के दे रही हूँ। बुक आपको और कोई भी बुक चाहिए तो बच्चे बहुत सारी अवेलेबल है, कोई भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट जहाँ तक ग्रुप की बात है मैं ग्रुप बना दूंगी। एसओएल में स्टडी मटेरियल बच्चे अभी कोविड की वजह से देखिए मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कहीं भी आपको ऑफलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा। आप समझ सकते हैं इस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑफलाइन तो शायद नहीं मिल रहा। तो आप एसओएल की वेबसाइट चेक करिए प्लीज़, मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ, आपको सब सब्जेक्ट का मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चेक करिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एसओएल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ CBCS का लिंक लिखा हुआ है, आप लोग CBCS में है राइट नाउ, आप उसके स्टडी मटेरियल में जाइए और वहाँ पर अपने कंसर्न जो भी सब्जेक्ट है उनको टाइप करिए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है बच्चे। अगर आपने कोई और ऑथर की ले ली है कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, सब बुक्स अच्छी होती हैं, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, बुक्स का इतना रोल नहीं है अगर बच्चा पढ़ता है तो। अगर आपने सुषमा मैम की बुक भी ले ली है, नो डोंट बी वरी, दिस बुक इज ऑल्सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव सीन ओनली इन यूनिट 2, क्या देखा है बच्चे मुझे बताइए, पूरी बात लिखिए। यूनिट 2 में क्या देखा है मुझे नहीं समझ आया, ये यूनिट 2 ही कराई है मैंने आपको। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में? अभी स्टार्ट हुआ है क्लासेस, थोड़ी सी क्लासेस और हो जाने दीजिए। डेफिनेटली मैं एक क्लास आपके क्वेश्चन आंसर्स की भी रखूंगी जिसमें मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को बताऊंगी जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हैं। बिकॉज आप लोग बच्चे CBCS में फर्स्ट टाइम एसओएल में है, तो मैं एसओएल का तो ऑब्वियसली आप लोग फर्स्ट टाइम फर्स्ट बैच है ना एसओएल का, CBCS का आपका थर्ड सेमेस्टर, तो मैं आपको रेगुलर के क्वेश्चन पेपर जरूर दिखाऊंगी और शेयर भी करूंगी। पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन तो देखते हैं, ये तो अथॉरिटीज बताएंगी बच्चे, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, पूरा सिलेबस आपको अवेलेबल है बच्चे। हाँ, साइबर क्राइम, यस, साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द पेपर, साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन का आप देख लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिलेगी। मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि वो देखते हैं, आई थिंक डेट आ चुकी है, बट और कोई इन्फॉर्मेशन आपकी हो तो आप उसमें देख लीजिए। और कोई भी डाउट हो या कोई भी आपका क्वेश्चन आंसर है तो बताइए बच्चे। सो मैंने बुक का नाम शेयर कर लिया है, मैं बार बार मटेरियल के लिए बता रही हूँ। जहाँ तक एक रिक्वेस्ट और है कि आपको एक ग्रुप चाहिए सो दैट यू कैन शेयर योर ऑल द अदर क्वेरीज विद मी इन द ग्रुप। सो डेफिनेटली हमारी क्लास है ऑन 18th ऑफ नवंबर, डे आफ्टर टुमारो। सो आई विल शेयर अ ग्रुप लिंक विद यू, so you can those who want to join the group they can join the group and definitely फिर हम लोग जो भी आपकी क्वेरीज होगी ग्रुप्स में भी लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का मेरा पढ़ाया हुआ। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू।